नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ परमात्मा की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज का वीडियो है शाक्य संघ में दीक्षा। शाक्यों का अपना संघ था। 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक्य तरुण को शाक्य संघ में दीक्षित होना पड़ता था और संघ का सदस्य होना होता था। सिद्धार्थ 20 वर्ष का हो चुका था। अब यह समय था कि वह संघ में दीक्षित हो और उसका सदस्य बने। शाक्यों का अपना एक संघ भवन था जिसे वह संथागार कहते थे। यह कपिलवस्तु में ही था। संघ सभाएं संथागार में ही होती थी। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित कराने के लिए शुद्धोधन ने शाक्य पुरोहित को संघ की एक सभा बुलाने के लिए कहा। तदनुसार कपिलवस्तु में शाक्यों के संथागार में संघ एकत्रित हुआ। सभा में पुरोहित ने प्रस्ताव किया कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। शाक्य सेनापति अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित किया। शाक्य कुल के शुद्धोधन के परिवार में उत्पन्न गौतम का सदस्य बनना चाहता है। उसकी आयु पूरे 20 वर्ष की है और वह हर तरह से संघ का सदस्य बनने के योग्य है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि उसे शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। किसी ने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। सेनापति बोला, मैं दूसरी बार भी पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए कोई खड़ा नहीं था। सेनापति ने फिर कहा, मैं तीसरी बार भी पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं बोला। शाक्यों में यह नियम था कि बिना प्रस्ताव के कोई कार्रवाई ना हो सकती थी और जब तक कोई प्रस्ताव 3 बार ना हो तब तक वह कार्य रूप में परिणत नहीं किया जा सकता था। क्योंकि सेनापति का प्रस्ताव 3 बार निर्विरोध पास हो गया था, इसलिए सिद्धार्थ के विधिवत शाक्य संघ का सदस्य बन जाने की घोषणा कर दी गई। तब शाक्यों के पुरोहित ने खड़े होकर सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। सिद्धार्थ को संबोधन करके उसने पूछा, क्या आप इसका अनुभव करते हैं कि शाक्य ने आपको अपना सदस्य बनाकर सम्मानित किया है? सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं अनुभव करता हूँ। क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्य जानते हैं? मुझे खेद है कि मैं उनसे अपरिचित हूँ, किंतु मुझे उन्हें जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी। सिद्धार्थ ने ऐसा कहा। क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्य? पुरोहित बोला, मैं सर्वप्रथम आपको बताऊंगा कि संघ के सदस्य की हैसियत से आपके क्या कर्तव्य हैं। उसने उन्हें एक एक करके क्रमशः सभी गिनाया। आपको अपने तन मन और धन से शाक्यों के स्वार्थ की रक्षा करनी होगी। आपको संघ की सभाओं में उपस्थित रहना होगा। आपको बिना किसी भी भय या पक्षपात के किसी भी शाक्य का दोष खुलकर कह देना होगा। यदि आप पर कभी कोई दोषारोपण किया जाए तो आपको क्रोधित नहीं होना होगा। दोष होने पर अपना दोष स्वीकार कर लेना होगा। निर्दोष होने पर कहना होगा। इसके आगे पुरोहित ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या करने से आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे। व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रहेंगे। किसी की हत्या करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रहेंगे। चोरी करने पर आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे। झूठी साक्षी देने पर भी आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे संघ के नियमों से परिचित कराया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके अर्थ और व्यंजन
सहित उन्हें पालन करने का प्रयास करूँगा। किंतु संघ के सदस्य बनने के बाद सिद्धार्थ को संघ से संघर्ष भी करना पड़ा था। सिद्धार्थ को शाक्य संघ का सदस्य बने हुए 8 वर्ष बीत चुके थे। वह संघ का बड़ा ही वफादार और दृढ़ सदस्य था। जितनी दिलचस्पी उसे निजी मामलों में थी, उतनी ही दिलचस्पी उसे संघ के मामलों में भी थी। संघ के सदस्य की हैसियत से उसका आचरण आदर्श था। वह उसका प्रिय भाजन बन गया था। उसकी सदस्यता के 8वें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो सिद्धार्थ के परिवार के लिए दुर्घटना बन गई और उसके अपने लिए जीवन मरण का प्रश्न बन गया। इस दुखांत प्रकरण का आरंभ इस प्रकार हुआ। शाक्यों के राज्य से सटा हुआ कोलियों का राज्य था। रोहिणी नदी दोनों राज्य की विभाजक रेखा थी। शाक्य और कोलिय दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेत सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था कि रोहिणी के जल का पहले और कितना उपयोग कौन करेगा। यह विवाद कभी कभी झगड़ों में बदल जाता था और झगड़े लड़ाइयों में बदल जाते थे। जिस वर्ष सिद्धार्थ की आयु 28 या 29 वर्ष की हुई, उस वर्ष रोहिणी के पानी को लेकर शाक्यों के नौकरों में और कोलियों के नौकरों में बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों ने चोट खाई। जब शाक्यों और कोलियों को इसका पता लगा तो उन्होंने सोचा कि इस प्रश्न का युद्ध के द्वारा हमेशा के लिए निर्णय कर लिया जाए। शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने की बात पर विचार करने के लिए संघ का एक अधिवेशन बुलाया। संघ के सदस्यों को संबोधित करके सेनापति ने कहा, कोलियों ने हमारे लोगों पर आक्रमण किया। हमारे लोगों को पीछे हट जाना पड़ा। कोलियों ने इससे पहले भी अनेक बार ऐसे आक्रमणकारक कार्रवाई की है। हमने आज तक उन्हें सहन किया, लेकिन यह इसी तरह नहीं चल सकता। यह रुकना चाहिए और इसे रोकने का एक ही तरीका है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। मेरा प्रस्ताव है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। जो विरोध करना चाहे वे बोले। सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़ा हुआ और बोला, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। युद्ध से कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इससे एक दूसरे का बीजारोपण हो जाएगा। जो किसी की हत्या करता है उसे कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल जाता है। जो किसी को जीतता है उसे कोई दूसरा जीतने वाला मिल जाता है। जो किसी को लूटता है उसे कोई दूसरा लूटने वाला मिल जाता है। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बात जारी रखी। मुझे ऐसा लगता है कि शाक्यों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि वास्तव में दोषी पक्ष कौन सा है। मैंने सुना है कि हमारे आदमियों ने भी ज्यादती की है। यदि ऐसा है तो हम भी निर्दोष नहीं हैं। सेनापति ने उत्तर दिया, यह ठीक है कि हमारे आदमियों ने भी पहल की थी, लेकिन यह याद रहना चाहिए कि पहले पानी लेने की भी यह हमारी ही बारी थी। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इससे स्पष्ट है कि हम भी सर्वथा निर्दोष नहीं हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने में से 2 आदमी चुनें और कोलियों से भी कहा जाए कि वे भी अपने में से 2 आदमियां चुनें और फिर यह चारों मिलकर एक 5वां आदमी चुनें। ये 5 आदमी मिलकर झगड़े का निपटारा कर दें। सिद्धार्थ गौतम ने प्रस्ताव में जो परिवर्तन सुझाया था उसका विधिवत समर्थन हो गया, किंतु सेनापति ने विरोध किया। कहा, मुझे निश्चय है कि जब तक कोलियों को कड़ा दंड नहीं दिया जाए तब तक उनका यह दुष्ट व्यवहार समाप्त नहीं होगा। प्रस्ताव और उसमें सुझाए गए परिवर्तन पर मत लेने आवश्यक हो गए। पहले सिद्धार्थ के सुझाए परिवर्तन पर ही मत लिए गए। बहुत बड़े बहुमत से सिद्धार्थ का सुझाव अमान्य हो गया। इसके बाद सेनापति ने स्वयं अपने प्रस्ताव पर मत मांगे। सिद्धार्थ गौतम ने फिर खड़े होकर विरोध किया। उसने कहा,
मेरी प्रार्थना है कि संघ इस प्रस्ताव को स्वीकार न करे। साक्य और कोल्य निकट संबंधी हैं, परस्पर एक दूसरे का नाश करने में बुद्धिमानी नहीं है। सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम की इस बात का विरोध किया। उसने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध में क्षत्रियों के लिए कोई अपना पराया नहीं था। राज्य के लिए उन्हें अपने सगे भाइयों से भी लड़ना ही चाहिए। ब्राह्मणों का धर्म है कि यज्ञ करना, क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, वैश्यों का धर्म है व्यापार करना और शूद्रों का धर्म है सेवा करना। हर किसी को अपना अपना धर्म निभाने में ही पुण्य है, यही शास्त्रों की आज्ञा है। सिद्धार्थ का उत्तर था, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, धर्म तो इस बात में है कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, यही केवल अवैर से ही शांत होता है। सेनापति बेसब्र हो उठा, बोला, इस दार्शनिक शास्त्रार्थ में पढ़ना बेकार है। स्पष्ट बात यह है कि सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है। हम संघ का मत लेकर इसका निश्चय करें कि संघ का क्या विचार है। तदनुसार सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों के मत मांगे। बड़े भारी बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया।